हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यूज की श्रृंखला में आगे के पॉलिटी के क्वेश्चंस। हम इसमें कई चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं ये चैप्टर वाइज हैं और इनमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि नया हो या हमने खुद से बनाया हो। ये सारे वही प्रश्न हैं जो यूपीएससी आयोग द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी आगामी आने वाली लोअर पीसीएस की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराता है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यायपालिका। हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स में प्रीवियस क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो अगर आप उनको भी कवर करना चाहते हैं तो वीडियोज वो जाके देख लें। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? महान्यायवादी, किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। या फिर अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उस समय अवेलेबल नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और उनको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त हो जाती है जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और वो संसद के द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त करते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम करता है तो उसको राष्ट्रपति की ही सैलरी, उसी की जैसी पावर और उसी के जैसे भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 33 न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के ये संख्या 1 + 33 कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आप ये आर्टिकल याद रखेंगे कि अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया, इसमें आदि का उल्लेख किया जाता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होते हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग। 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में दी गई है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इससे पहले अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाया जाता है। और ये महाभियोग का बेस क्या होगा? दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। ये आपके लिए आवश्यक है याद करना। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना आवश्यक होता है और इसी के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से हटाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन, एम. पतंजलि शास्त्री, बिजन कुमार मुखर्जी या एच.जे. कानिया। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये पहले था, समय के साथ साथ जजेस की संख्या बढ़ी है और वर्तमान में जजेस की संख्या कितनी है? 1 + 33 यानी कि 34। ठीक है, ये तब की बात है जब शुरुआत हुई थी, लेकिन संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकती है और कर ही रही है, तभी तो अब 8 से पहुंच के 34 हो गया। और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी इसकी पीठ स्थापित कर सकता है। वैसे तो इस समय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहता है कि कहीं और भी इसकी पीठ हो या कहीं और भी इसकी बेंच हो तो इसके लिए उसको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद फिर वो कहीं भी उसकी पीठ स्थापित कर सकता है और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 130 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कब से कब तक थे? ये 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत है। देखिए, जब भी आप पॉलिटी के कोई टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें वैसा पोर्शन जहां से करंट अफेयर्स आने की संभावना होती है आप उसको अपडेट करते चलेंगे। मान लीजिए
ये क्लास अभी आपने देखी तो अभी इसके जज सूर्यकांत हैं। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी आपका पेपर होना हो तब आप ये क्लास देखें, तो हो सकता है उस समय जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हो जाएं। तो जब भी उस समय आप ये टॉपिक पढ़े तो इसको तुरंत आप गूगल कर लें कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डैश के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार कौन से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। कल हमने 1861 में और कौन कौन से उच्च न्यायालय बने थे वो भी पढ़ा था, तो अगर आपको ये पता है, याद है, तो आप कमेंट करके बताइए। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप तक है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो ये इसका उत्तर क्या होगा? मेघालय। देखिए, ये उस समय के जब भी आपके एग्जाम में हुआ था, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब हो सकता है कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन फॉर्म होगा तो वो कैसे स्टैटिक से जोड़ के कवर करेगा। 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया था, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा लाया गया था। मेघालय हाई कोर्ट ने 24 मई 1971 को यह निर्णय दिया था कि मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 226? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 227। देखिए, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 141, 145, 124 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करी गई है, और स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन या उद्घाटन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। और सबसे टॉप पे क्या है? सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। और ये सारी जो कोर्ट्स हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आती है। यानी कि कैसी है? ये एकात्मक है, एक ही है, एक पे ही सर्वोच्च है और इंटीग्रेटेड है, सब जुड़ी हुई है। इससे सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? यहाँ पे जिला न्यायाधीश की पात्रता से संबंधित प्रश्न है। तो जिला न्यायाधीश बनने का पात्र कौन होता है? जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 का के अनुसार एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? वो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उस राज्य की न्यायिक सेवा में वो पहले से रहा हो। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, चार्ल्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन, उपयोग दोनों में या किसी में नहीं? तो गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में। उच्चतम न्यायालय ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ये वाद है 1997 का। इसके बाद में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को अपने पूरे ड्रेस कोड और पद के स्पष्ट उल्लेख सहित उपस्थित होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। यानी कि जो भी पुलिस गिरफ्तार करने जाएगा वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ड्रेस में जाए वो या सिविल ड्रेस में जाए, उसके लिए प्रॉपर जो उनका ड्रेस है वो पहन के जाएं। और इसके अलावा क्या है कि इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद प्रपत्र तैयार करके उस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिया जाएगा? काजी हाउस को, चरवाहों को, पशु चिकित्सालय को या उपयुक्त में से किसी को नहीं? न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन सौंप दिया जाता है काजी हाउस को। देखिए, पशुओं से संबंधित मामले जब न्यायालय में लंबित रहते हैं तो उस दिशा में पशुओं को नगर निगम या अन्य संस्थाओं के द्वारा काजी हाउसों को सौंप दिया जाता है, जिससे पशुओं की देखभाल की जा सके।
चतुर्थ स्तंभ से क्या आशय है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या प्रेस? तो चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर से तात्पर्य होता है प्रेस से। राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण प्रेस को फोर्थ पिलर या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय उच्च न्यायालयों की संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ये हमारा न्यायालय का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं, संघ राज्य संबंध। निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है? शिक्षा, पुलिस, बैंकिंग या कृषि? तो इसका उत्तर क्या होगा? बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग के विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? शिक्षा, पुलिस, बैंकिंग या कृषि? तो इसका उत्तर क्या होगा? बैंकिंग। बैंकिंग के विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। अवशिष्ट विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में ही निहित है, अर्थात वे मामले जो तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई भी पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने संघ राज्य संबंध ही पढ़े, उसको आपने पढ़ लिया, अब आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट उसी से को समझने के लिए है। अगर आपको डिटेल में क्लास देखनी है तो हम चैप्टर वाइज क्लासेस भी अलग से आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? भारत निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महापंजीयक, राज्य निर्वाचन आयोग? तो कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? इसका उत्तर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और मान्यता देने का मापदंड निर्धारित करता है और उनके चुनाव चिन्ह को भी तय करता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को सभी चुनावी मामलों पर सलाह देता है, जिसमें सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग का राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई भी सरोकार नहीं होता है और भारत निर्वाचन आयोग चुनावों और उपचुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की तिथियां, मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित करता है और परिणामों की घोषणा भी करता है। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? कोठारी आयोग, सरकारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या ए.के. माथुर आयोग? केंद्र और राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था सरकारी आयोग को। सरकारी आयोग को केंद्र संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए नियुक्त किया गया था और सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि इसका गठन 1983 में किया गया था। और इस 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करना था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या ससंगत रोगों का विषय डैश का एक भाग है। किसका एक भाग है? संक्रामक या ससंगत रोगों का विषय। राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची या संवर्ती सूची? तो इसका उत्तर क्या होगा? संवर्ती सूची। यानी कि इस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97 यानी कि संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47% है। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या ससंगत रोगों का विषय संवर्ती सूची का एक भाग है। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? प्रत्यर्पण, कृषि, नशीले पेय या विद्युत? इसका उत्तर क्या होगा? विद्युत। इस विषय पर संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों ही कानून बना सकती हैं। विद्युत संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस पर संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। कृषि और नशीले पेय राज्य सूची के विषय हैं, अतः इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है।
अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर.एस. सरकारिया, एम.एम. पुंची, बी.पी. मंडल या पी.वी. राजमन्ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? एम.एम. पुंची। अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण जो काफी परिवर्तन हो गए हैं उसकी समीक्षा करे। अतः नई परिस्थिति में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक हो गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वैधानिक संबंधों का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 248 बात करता है अवशिष्ट विधायी शक्तियों की, 249 बात करता है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को, और अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति का वर्णन करता है। ये तीनों आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको वैसे टॉपिक्स जो मिसलिनियस होते हैं लेकिन उनसे एक प्रश्न अवश्य बनता है, तो उसके लिए आप हमारी 1 क्लास 1 टॉपिक को देख सकते हैं, जिसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं और जो भी संभावित प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो उन्हीं का संकलन होता है, और वो क्लास मुश्किल से 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर की होती है और आपका एक टॉपिक तैयार हो जाता है उससे। तो आप उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।